तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में, यानी कंप्यूटर की विशेषता। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन। अब कंप्यूटर जनरेशन का मैंने नाम लिया तो सबके माइंड में आ गया होगा, अरे अभी तक तो हमने सिर्फ इंसानों का जनरेशन सुना था, अब ये कंप्यूटर का भी जनरेशन आने लगा। तो देखो, जिस तरह हम मनुष्य कई पीढ़ियों से होकर गुजरते हैं, ठीक उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी कई पीढ़ियों से होकर गुजरता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य से कंप्यूटर के जिसने खोज की उसका नाम है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन ने सन 1945 में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य से, जिसका नाम इनैक है। इनैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर जो है, हाँ, कुछ लोगों के माइंड में एक चीज़ आ गया होगा कि भैया अभी तो हमने सुना था कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने किया था, लेकिन अभी आप बता रहे हो ये जॉन वॉन न्यूमन है। तो देखो, चार्ल्स बैबेज ने सिर्फ सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत देने में और बनाने में डिफरेंट है। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि समोसा बनाने के लिए उसमें फॉर्चून की ज़रूरत पड़ती है, आलू की ज़रूरत पड़ती है, और उसे बादाम भी डालते हैं उससे अच्छा बनाने के लिए। तो ये तो मैंने सिद्धांत दिया, और इसी काम को किसी ने कर दिया, यानी समोसा को किसी ने इसी तरीके से बना दिया। तो अब जो समोसा हमारा बना, ये समोसा हमारा अलग और बताने वाला अलग। समोसा जिसने बनाया, समझ लो कंप्यूटर जिसने बनाया वो जॉन वॉन न्यूमन है, और जिसने सिद्धांत दिया वो चार्ल्स बैबेज है। तो आई होप डिफरेंट क्लियर हो गया होगा सबके बीच में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन हमारा शुरू होता है 1945 से लेकर 1956, यानी 1945 से लेकर 1956 तक। अब ये 1945 से लेकर 1956 तक हमारा कंप्यूटर कैसा था, हम लोग आज के टॉपिक में यही बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर कैसा दिखता था, अब हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो इसकी ये है कि ये आकार में बहुत बड़ा था, मतलब इतना बड़ा कि आप एक रूम में इसे रख नहीं पाओगे। पूरे के पूरे एक दीवार की जगह के, मतलब दीवार उतना बड़ा होता था, आप एक रूम में रख नहीं पाओगे। पहली तो ये बात थी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम करता था ना कि जिससे अगर कंप्यूटर को चलाना है तो पूरे के पूरे एक गाँव में जितना इलेक्ट्रिसिटी आता था उतना इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी लगेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात नहीं है। और अगली जो इसकी खासियत है, खासियत मैं बोल रहा हूँ, ये अभी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर कैसा था। तो मैंने अभी बताया साइज़ बड़ा था और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। और तीसरी जो इसकी बात है, इलेक्ट्रॉनिक बॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एंड वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लो। देखो, पहले जो होता था हमारा कंप्यूटर, इसे बिल्कुल अच्छे से सिक्योर रखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। किस्मत खराब होना किसे कहते हैं, कोई मुझसे सीख ले। अभी देखो, मैं वीडियो शूट कर रहा था, अभी तक मौसम बिल्कुल सही था, लेकिन अब देखो अभी बारिश होने लगी। मैं दिखा रहा हूँ सबको, देखो ये अभी बारिश होने लगी, और देखो अभी जाके सूर्य छुप रहा है, अब ये बादलों के बीच छुप रहा है। इतनी देर से बारिश नहीं हुई, और जब मुझे वीडियो शूट करना था तो ये बारिश होने लगी। तो मैंने क्या काम किया कि अपना सेटअप ही अपने कमरे में ले आया। तो अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, चलो 3, 2, 1। तो मैंने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बता रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स का काम क्या है, जैसे देखो पहले जो हमारे कंप्यूटर थे वो काफ़ी सेंसिटिव थे, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बॉल्स का मतलब होता है वॉल्स में ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी लगी है। जैसे देखो पीछे दीवार लग रहा है ना, बिल्कुल अभी खाली है, सिर्फ घड़ी दिख रही है और एक देखो बोर्ड दिख रहा है। तो उसमें क्या होता था, पूरा का पूरा सिस्टम पे ही, मतलब पूरे दीवार पे ही वो लगा रहता था बोर्ड, कहीं कहीं यहाँ बोर्ड, कहीं वहाँ बोर्ड। इससे क्या होता था, पूरी की पूरी वॉल्स इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब होता है कि जहाँ पर हवा ना हो, जहाँ निर्वात हो बिल्कुल, उसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स रहते थे, जिसे जो बहुत जल्दी जल्दी खराब होते थे, उसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स में रखते थे, क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स जो रहते थे, बैक्टीरिया जो उड़ते थे, उनसे भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स खराब हो जाते थे। तो इसलिए उसे वैक्यूम ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स में रखा जाता था। तो ये तो रही इसकी ये बातें। और भी क्या बातें थी इसमें, ये समझ लो, हीट इतना ज़्यादा निकलता था ना कि उस कमरे में आप जा नहीं सकते जिसमें हमारा कंप्यूटर रखा जाता था। यानी फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था कि उस कमरे में हम लोग जा नहीं सकते। अगर आप लोग जाओगे तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जल जाएगी। इसके ना जले इसलिए आपको नहीं जाना। तो अगली जो इसकी बात है, ये चालू और बंद होने में इतना समय लगाता था ना कि आप लोग चालू करके सो जाओ, अब आप सोते रहो, अब ये चालू हो रहा है, वैसे ही बंद भी करना है ना तो आप बंद करके सो जाओ, ये बंद होता रहेगा। इतना टाइम लगता था इसे चालू और बंद होने में। और इन सब के बाद इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल निम्न थी, यानी चलने फिरने में बिल्कुल खराब था, किसी काम का नहीं था हमारा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में।
ऐसा तो हमारे फर्स्ट जनरेशन में था, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आया यानी 1956 टू 1963, 1956 से लेकर 1963 तक, अब इस जनरेशन में ना कंप्यूटर का थोड़ा सा विकास हुआ। थोड़ा सा विकास क्या हुआ, हम लोग उसी के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर के आकार में कमी आई। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा दीवार की उतना जगह लेता था, लेकिन अब थोड़ा कम लेने लगा। मतलब अभी छोटा नहीं हुआ, अब थोड़ा कम जगह लेने लगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने लगा। पहले क्या करता था, पूरे के पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी को लेना पड़ता था इस कंप्यूटर को चलाने के लिए, लेकिन अब क्या है, हम लोग नॉर्मली एक तार की सहायता से उससे भी हमारा नॉर्मली कंप्यूटर चल जाएगा। ये तो रही इसकी दो बात। और तीसरी बात इसकी ये है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। अब ट्रांजिस्टर का किरदार जो है ना, हमारे कंप्यूटर के जनरेशन में बहुत बड़ा किरदार है। जैसे देखो, अगर ट्रांजिस्टर ना होता तो हमारा कंप्यूटर जो पूरे के पूरे दीवार उतना बड़ा था, पूरे के पूरे कमरे उतना बड़ा था, तो कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का जब उपयोग हुआ तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए थे, जो भी इसके अंदर उपकरण लगे हुए थे, वो थोड़े कम जगह ग्रहण करने लगे। जैसे देखो, पूरा का पूरा तार का काम था, लेकिन जब ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर से क्या हुआ, कुछ तार का खेल खत्म हो गया। ये ट्रांजिस्टर ने अपना किरदार निभाया, तार को खत्म किया। और इस जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई और इसकी कार्य प्रणाली में भी सुधार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था कंप्यूटर के साथ, इसके बारे में भी जान लो। थर्ड जनरेशन हमारा शुरू होता है 1964 टू 1971, यानी 1964 से लेकर 1971 तक। अब इसमें जो हुआ ना कि कंप्यूटर का सर्वांगीण विकास हुआ। सर्वांगीण का मतलब कंप्यूटर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आई इस जनरेशन में कि कंप्यूटर का सर्वांगीण विकास हो गया। क्या क्या चीजें आई उसे आप समझ लो। पहला तो आकार में और कमी आ गई। सेकेंड जनरेशन में तो कमी आई ही, लेकिन इस थर्ड जनरेशन में और कमी आ गई, जिससे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर अब थोड़ा छोटा हो गया। छोटा हुआ, उसके बाद इसमें एक चीज और, आईसी का यूज हुआ। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो होता है ना, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, ये आईसी है हमारा। तो आईसी का काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो और भी तार थे, यानी जो प्रोसेस वाला काम था, जो पूरा का पूरा, अब आप लोग अंदाजा लगाओ, जब कंप्यूटर घर के उतना बड़ा होगा तो उसका प्रोसेसर कितना बड़ा होगा, जिससे वो प्रोसेस करता है सीपीयू। अब सीपीयू कितना बड़ा होगा आप अंदाजा कर लो। तो उसमें क्या हुआ, आईसी का यूज हुआ। आईसी के आने से कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू था, सीपीयू भी उसके आकार में भी कमी आई, सीपीयू के आकार में भी कमी आई। तो फाइनली कंप्यूटर का इस जनरेशन में सर्वांगीण विकास हुआ। कहते हैं लास्ट फोर्थ जनरेशन की, यानी 1971 टू अबव, यानी 1971 से लेकर अब तक हमारा कंप्यूटर कैसा है। पहला तो इसमें VLSI का यूज हुआ, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये VLSI के आने से कंप्यूटर के अंदर जो चीजें हुई आपने सोचा नहीं होगा। VLSI के आने से कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे, सबका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना कम हो गया। यानी जो पहले 100 वाट लेते थे, अब वो 50 लेने लगे। जो 1000 लेते थे, अब वो 500 लेने लगे। कुछ इतना डिफरेंट आया। और इस जनरेशन में कंप्यूटर का सर्वांगीण विकास हुआ, यानी अब तक आप जैसा कंप्यूटर देख रहे हो वो हमारे इस फोर्थ जनरेशन में हुआ है। और आने वाले जनरेशन में ना जाने कैसा हो जाए, तो हम लोग फ्यूचर तो देख नहीं सकते, तो फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल हमारा कंप्यूटर जनरेशन अब जाके खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग, बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस वो साधन है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर के अंदर जानकारियों को प्रविष्ट, यानी कि इंसर्ट करने का काम करते हैं। आप लोग कोई कीबोर्ड हो, कोई माउस हो, कोई भी अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजों हो, जिससे आप लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा फील करते हो, इंसर्ट करते हो, वही तो है हमारा इनपुट डिवाइस, जिससे हम लोग जानकारियों को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब इसमें हमारा नंबर 1 हेडिंग है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। कीबोर्ड के लिए मैं एक अलग से स्क्रिप्ट बनाऊंगा, कीबोर्ड बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।